हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब पे। तो जैसा कि आज हम लोगों का टेस्ट हुआ था, ओपन टेस्ट जो फ्री फॉर ऑल था, और इसी तरह प्रत्येक संडे को आपका टेस्ट आयोजित की करवाता जाया रहेगा। आगे भी ये कंटिन्यू रखा जाएगा जो ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है उसे। तो चलिए आज जो टेस्ट हुआ है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये 150 क्वेश्चन का था। ये आज जो वीडियो में होगा 75 क्वेश्चन जीएस का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, और जो मैथ्स और रीजनिंग है वो उसका सॉल्यूशन आपको बोर्ड पे इन द क्लास दे दिया जाएगा कल। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बुग्याल और प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? बोला गया है बुग्याल और प्यार ये घास के मैदान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो वो पाया जाता है उत्तराखंड में। ऑप्शन हो जाएगा सी, उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार घास के मैदान को कहा जाता है। वही अगर बात किया जाए जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, ठीक है, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग और गुलमर्ग कहलाता है। वही उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार कहलाता है, ठीक है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। अगर बात किया जाए अन्य देशों में, जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है घास के मैदान से, उष्णकटिबंधीय मैदान है या शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है या किस जगह पे पाया जाता है वो, जैसे कि अगर बात किया जाए सवाना, तो यह एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना जो अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाया जाता है, ठीक है, सवाना सहारा में, लानोज वेनेजुएला में, कंपोज ब्राज़ील में, सिल्वास अमेजन में, पटाना श्रीलंका में और पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। ये सभी घास के मैदान का भी नाम याद रखना है। एक बार फिर से ध्यान देना है, ये जो भी है उसका PDF आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आपको इसका PDF भी दे दिया जाएगा, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे सवाना सहारा में, लानोज वेनेजुएला में, कंपोज ब्राज़ील में, सेल्वास अमेजन के जंगल अमेजन फॉरेस्ट में, पटाना श्रीलंका में, पॉर्कलैंड ऑस्ट्रेलिया में। वही अगर बात किया जाए शीतोष्ण घास का मैदान का, तो प्रेरीज पाया जाता है उत्तरी अमेरिका में, स्टेपिज रूस में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्स साउथ अफ्रीका में, पुस्ताज हंगरी में, कैंटबरी न्यूजीलैंड में। ये सभी घास का मैदान का नाम याद रखना है। नेक्स्ट है माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? बात किया गया है माउंटबेटन योजना का, तो माउंटबेटन योजना को हम डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं। माउंटबेटन योजना का अन्य नाम है डिकी बर्ड प्लान, ठीक है। इसके अंतर्गत माउंटबेटन योजना के अंतर्गत भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण को कब स्वीकार किया गया था? तो यह स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को ही भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था, और भारत विभाजन के फलस्वरूप भारत और पाकिस्तान दो राज्यों के निर्माण को स्वीकार कर लिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी, 18 जुलाई 1947। अगर बात किया जाए 4 जुलाई 1947 को, तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ 4 जुलाई को और स्वीकार कर लिया गया 18 जुलाई 1947 को। अगर बात किया जाए 20 फरवरी 1947 का, तो 20 फरवरी 1947 को होता है एटली घोषणा, ठीक है, एटली घोषणा होता है 20 फरवरी 1947 को। एटली घोषणा होता है 20 फरवरी 1947 को। 18 जुलाई को भारत विभाजन और पाकिस्तान निर्माण स्वीकृत हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़कर 545 कर दी गई। बात किया गया है लोकसभा का सदस्य का, तो लोकसभा के सदस्यों को बढ़ाने के लिए अभी वर्तमान तक भारत के संविधान में 2 संशोधन किए गए हैं। वो है 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन। 7वां संशोधन के तहत 525 किया गया था, वही 31वां संविधान संशोधन के तहत इसे लोकसभा का संख्या 545 कर दिया गया। ऑप्शन हो जाएगा सी। 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन लोकसभा के सदस्यों के वृद्धि से संबंधित है। अगर बात किया जाए 15वां संविधान संशोधन, तो हाई कोर्ट के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया, ठीक है, 60 से 62 हाई कोर्ट के जज जो होते हैं उनका सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया 15वां संविधान संशोधन के तहत। वही 24वां संविधान संशोधन में संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, यह बतलाया गया। 24वें संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य होगा, ये
24वें संविधान संशोधन के तहत। अगर बात किया जाए 42वां संविधान संशोधन, तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसमें बहुत से संशोधन किए गए, जैसे प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का जोड़ा गया, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 वर्ष किया गया था। ये सभी 42वां संविधान संशोधन के तहत ही। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? बात किया गया है बांध, परियोजना और नदी। नागा अर्जुन सागर परियोजना का बात किया जाए तो यह कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर परियोजना। वही अगर बात किया जाए कृष्णा नदी पर अन्य परियोजना का, तो श्री सैलम और अलमाटी बांध भी कृष्णा नदी पर ही है। श्री सैलम तथा अलमाटी बांध ये भी नागार्जुन, ये भी कृष्णा नदी पर ही है। नागार्जुन, श्रीशैलम और अलमाटी कृष्णा नदी पे। अगर बात किया जाए गोदावरी नदी पे, तो पोलावरम, जायकवाड़ी और पोचमपाद परियोजना गोदावरी नदी पे है। गोदावरी नदी पे याद रखना है, पोलावरम, जायकवाड़ी और पोचमपाद ये सभी गोदावरी नदी पे है। पावना नदी पे भीमा परियोजना हो जाएगा, यह बिल्कुल सही है। अगर बात किया जाए बगलिहार परियोजना, तो बगलिहार परियोजना झेलम नहीं बल्कि चिनाब नदी पर है। चिनाब नदी पर है बगलिहार प्रोजेक्ट। वही अगर बात किया जाए चिनाब नदी पे दुल्हस्ती और सलाल परियोजना भी है। दुल्हस्ती और सलाल प्रोजेक्ट भी चिनाब नदी पर ही स्थित है। अगर बात किया जाए झेलम नदी पे, तो झेलम नदी पे तुलबुल, उरी और किशनगंगा परियोजना है। झेलम नदी पे याद रखना है तुलबुल, उरी और किशनगंगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी मिलान सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमेलित करना है प्रमुख स्थल और नदी। अगर बात किया जाए बनवाली का, तो बनवाली रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा 4। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी के किनारे और सुतकोंगडोर सबसे पश्चिमी क्षेत्र है हड़प्पा सभ्यता का, और यह है दास्क नदी के किनारे। ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर एक परिसीमन आयोग का गठन होगा? परिसीमन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 82। परिसीमन आयोग का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 82। प्रत्येक जनगणना के समाप्ति के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 82 में। वही अगर बात किया जाए अनुच्छेद 83 में, तो सत्र की अवधि बतलाई गई है 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 माह होगा, यह बतलाया गया है अनुच्छेद 83 में। अगर बात किया जाए 106 का, तो संसद सदस्यों का वेतन से संबंधित है अनुच्छेद 106। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 7। कौन सा एक प्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कर, इनमें से कौन सा होगा? वैसा कर जो एक दूसरे पर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है, जिस पे लगाया जाए उसी को, जिस व्यक्ति पे या जिस पे लगाया जाएगा उसे ही देना होगा, तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष कर। यानी कि प्रत्यक्ष कर एक प्रकार का नॉन ट्रांसफरेबल कर होता है, नॉन ट्रांसफरेबल टैक्स होता है प्रत्यक्ष कर। इसमें अगर बात किया जाए एग्जाम्पल का, तो उपहार कर और निगम कर ये दोनों प्रत्यक्ष कर हैं। उपहार कर और निगम कर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। उपहार कर और निगम कर दोनों प्रत्यक्ष रूप के कर हैं और ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अन्य बात किया जाए अगर आयकर का, संपत्ति कर का और व्यवसाय कर का, तो यह भी प्रत्यक्ष कर के ही एग्जाम्पल होंगे। अगर वही बात किया जाता अप्रत्यक्ष कर का, तो सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा शुल्क ये सभी अप्रत्यक्ष कर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा बी 1 और 2, उपहार कर एवं निगम कर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से है, बिल्कुल सही है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। मीरठ सेठ समिति का संबंध हथकरघा समिति से है। और स्वामीनाथन समिति का संबंध है वो है राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि जनसंख्या नीति से। स्वामीनाथन समिति का संबंध राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि जनसंख्या नीति से संबंधित है, ठीक है, जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन कमेटी। ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ठीक है। अन्य अगर बात किया जाए तो जानकी रामन समिति एक याद रखना है, वो संबंधित है प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रामन समिति प्रतिभूति घोटाला से। और अगर बात किया जाता है राष्ट्रीय आय का, तो एक याद रखना है महालोनबीस समिति। नाम सुने होंगे पीसी महालोनबीस का, जो दूसरा पंचवर्षीय योजना संबंधित था पीसी महालोनबीस मॉडल पर, तो पीसी महालोनबीस समिति संबंधित है राष्ट्रीय आय से। एक याद रखना है सरकारिया समिति,
केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है सरकार या कमेटी। एक याद रखना है आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति यह संबंधित है लघु उद्योग से। आबिद हुसैन समिति यह संबंधित है लघु उद्योग से। ठीक है। स्वामीनाथन समिति का संबंध राष्ट्रीय आय नहीं बल्कि जनसंख्या नीति से है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर भवन के आक्रमण का उल्लेख वर्णित है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। ऑप्शन हो जाएगा बी। पुष्यमित्र शुंग का बात किया जाए तो इसी के समय में आक्रमण हुआ। और इंडो ग्रीक आक्रमण, दो इंडो ग्रीक आक्रमण होता है, एक डेमेट्रियस के नेतृत्व में और दूसरा मिनांडर के नेतृत्व में। दोनों आक्रमण में पुष्यमित्र शुंग की विजय होती है और इस विजय के उपलक्ष्य में पुष्यमित्र शुंग द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता है अयोध्या में। पुष्यमित्र सिंह द्वारा अयोध्या में यज्ञ करवाया जाता है और यज्ञ के प्रमुख जो होते हैं वो होते हैं पतंजलि। यज्ञ का प्रधान पुरोहित पतंजलि को बनाया जाता है, जिन्होंने महाभाष्य की भी रचना करते हैं। महाभाष्य के लेखक पतंजलि और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समय में रहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाती है? दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है टाल मिट्टी। ऑप्शन हो जाएगा ए। टाल मिट्टी दक्षिण बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 11। भारत में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन हो जाएगा ए, नई दिल्ली में। मेघालय और किस राज्य के बीच सीमा विवाद सितंबर 2023 में फिर से हिंसक हो गया? तो यह मेघालय और असम के बीच था। ऑप्शन हो जाएगा ए। मेघालय मेघों का शहर कहा जाता है और यह विवाद था असम से। ऑप्शन हो जाएगा ए। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो यह है मेंटल और कोर के बीच। मेंटल और कोर के बीच है गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग असंबद्धता, ये बार बार फोटो याद रखना है। क्रस्ट मेंटल कोर और ऊपरी क्रस्ट निचली क्रस्ट, ऊपरी मेंटल निचली मेंटल और निचली क्रस्ट और ऊपरी क्रस्ट के बीच, ये पूरा ध्यान से देखना है कुछ इस प्रकार से। ये हमारा है क्रस्ट, ये हो जाएगा मेंटल और ये नीचे वाला पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोर। ठीक है। क्रस्ट मेंटल कोर। अगर क्रस्ट का बात किया जाए तो क्रस्ट को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। इसके बीच है कोनेरोड असंबद्धता। ठीक है। इसके बीच हो जाएगा कोनेरोड असंबद्धता। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच अगर बात किया जाए तो वो है महो असंबद्धता। निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच महो असंबद्धता। वही ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच ये जो है वो है रेप्टी असंबद्धता। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच रेप्टी असंबद्धता और निचली मेंटल और कोर के बीच है वह है गुटेनबर्ग असंबद्धता। और निचली कोर और ऊपरी कोर, ये और ये ऊपरी कोर और निचली कोर के बीच अगर बात किया जाए तो वो है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन असंबद्धता पूरा याद रखना है। 5 असंबद्धता है, कोनेरोड, महो, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमैन। इसमें पूछा गया था गुटेनबर्ग किसके किसके बीच है? तो गुटेनबर्ग मेंटल और कोर के बीच है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है समीप के पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से किस प्रकार की तटीय रेखा का निर्माण होता है? तो यह होता है डोलमेशियन तट। डोलमेशियन तट का निर्माण होता है पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से। समीप के पर्वत श्रेणियों के जलमग्न होने से डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर बात किया जाए हिमनद द्वारा, तो हिमनद द्वारा निर्मित आकृति है यू आकार की घाटी, नुनानक, फ्योर्ड तट और नुनाटक, ये सभी हिमनद द्वारा निर्मित है। अन्य बात किया जाए हिमनद द्वारा तो मोरेन, ड्रमलिन, हिमोड, फ्योर्ड तट, ये सभी हिमनद द्वारा है। वही अगर बात किया जाए नदी द्वारा तो नदी द्वारा छिप्रिका, भी आकार की घाटी, कैनियन, जलप्रपात, अवनमन कुंड, एस आकार की घाटी, गोखुर झील, बित्रिका, ये सभी नदी द्वारा निर्मित आकृति हैं। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डोलमेशियन तट। समीप के पर्वत श्रेणी का जलमग्न हो जाने के फलस्वरूप डोलमेशियन तट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है कौन सी सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय प्रणाली, बात किया जाए अगर संसदीय प्रणाली का तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से लिया गया है। इसमें बहुमत दल का शासन होता है, दोहरी कार्यपालिका होती है और सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर बात किया जाए शक्तियों का पृथकीकरण का तो शक्तियों का पृथकीकरण से संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का
प्रमुख उद्देश्य है शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन हो जाएगा सी। संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, भारत में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है किसमें? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है विधान परिषद के चुनाव में। विधान परिषद के चुनाव में एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगर बात किया जाए विधान परिषद में, तो विधान परिषद में विधानसभा के कुल सीटों का 1/3 मैक्सिमम होता है। अगर विधान परिषद में बात किया जाए तो मैक्सिमम विधानसभा के सदस्यों का 1/3 भाग होता है विधान परिषद। अगर बात किया जाए बिहार में विधान परिषद की संख्या कितनी है आपको कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। और किन किन राज्यों में विधान परिषद है वो भी आपको बतलाना है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन अकबर के दरबार से संबंधित थे? अकबर के दरबार से संबंधित कौन थे? अकबर के दरबार में थे तानसेन, अबुल फैजल और फैजी। अकबर के दरबार में नवरत्न रहते थे और इन्हीं नवरत्नों के अंतर्गत तानसेन, अबुल फजल, फैजी, राजा टोडरमल, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, ये सभी अकबर के दरबारी थे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3। हालांकि तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में नहीं रहते थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 1, 2, 3। तानसेन का बात किया जाए तो तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इन्हें अकबर के द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी जाती है। यह अकबर का दरबारी संगीतकार था। तानसेन अकबर का दरबारी संगीतकार था। बात किया जाए अगर अबुल फजल का, तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के दरबार का सरकारी इतिहासकार होता है। अबुल फजल अकबर के दरबार का सरकारी इतिहासकार है। वही दरबारी संगीतकार जो है वो है तानसेन। इन्हें तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है? अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है किस अभिलेख में? तो यह है प्रथम लघु अभिलेख। प्रथम लघु अभिलेख के अंतर्गत 4 शिलालेख थे जिसमें अशोक के नाम का उल्लेख मिलता है। वो से थे मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेट्टूर। ये 4 जगह से अशोक का नाम अशोक मिला है। वही अगर बात किया जाए भाब्रू अभिलेख का, तो भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। भाब्रू अभिलेख में अशोक को मगध का सम्राट बताया गया है। वही 13वां शिलालेख, इसे कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है 13वां शिलालेख में। 10वां शिलालेख में धम्म की नीति का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी। प्रथम लघु शिलालेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है और इसके अंतर्गत 4 अभिलेख थे, मास्की, गुर्जरा, उदयगोलन और नेट्टूर। ऑप्शन हो जाएगा बी। साख नियंत्रण की कौन सी नीति अर्थव्यवस्था में साख की मांग को अधिक प्रभावित करता है? तो वह है बैंक रेट। बैंक रेट करता है सबसे अधिक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो यह हुआ था 1994-95 में, 1994-5 में हुआ था सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ। वही अन्नपूर्णा योजना का बात किया जाए तो अन्नपूर्णा योजना वर्ष 2000 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। वर्ष 2000 में अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताएं जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने वर्ल्ड बैंक का नया प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया है। वर्ल्ड बैंक के नए प्रेसिडेंट बने हैं अजय बंगा। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, किस शहर की पुलिस ने देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया है? देश में पहली बार पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च किया गया है चेन्नई पुलिस द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा बी, चेन्नई पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए राजनीतिक दल को कितने राज्य में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए? तो कम से कम 4 राज्यों में। ऑप्शन हो जाएगा सी, कम से कम 4 राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल होने के लिए 3 शर्त हैं। वो शर्त हैं 4 या अधिक राज्य में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, या लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में 4 अलग अलग राज्यों में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करे, एवं इसके अतिरिक्त 4 लोकसभा सीट पर भी जीत दर्ज करता हो। तथा तीसरा जो शर्त है वो है कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा में कुल सीटों का कम से कम 2% सीट उसके पास हो, तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे है कम से कम 4 राज्य में हो तो उसे राजनीतिक दल का दर्जा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा।
नेक्स्ट है भारत में चलित न्यायालय की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलित न्यायालय यह दिया गया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। मोबाइल कोर्ट के जनक माने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वही अगर बात किया जाए PN भागवती का, तो भारत में PIL के जनक कहे जाते हैं PN भागवती। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जनक कहे जाते हैं PN भागवती। मोबाइल कोर्ट के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन हो जाएगा D, APJ अब्दुल कलाम। इन्हें मिसाइल मैन की संज्ञा भी दी जाती है। मिसाइल मैन की संज्ञा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दिया गया है। अगर बात किया जाए विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है, APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा है विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन हो जाएगा D। नेक्स्ट है समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशक। अगर बात किया जाए बंगाली के जो प्रकाशक हैं वो हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं बंगाली के प्रकाशक। बात किया जाए अगर बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा ही किया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में, और पत्रिका जो है वो है बंगाली। एक और पत्रिका नाम याद रखना है ए नेशन इन मेकिंग। बंगाली और ए नेशन इन मेकिंग पत्रिका जो है वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत में बंगाल विभाजन को वज्रपात की संज्ञा दी थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बंगाल विभाजन को वज्रपात की संज्ञा दी गई थी। ये 1905 के स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेतृत्व करता थे। अगर बात किया जाए बंगवासी का, तो बंगवासी के प्रकाशक हैं जोगेंद्र नाथ बोस। वही अगर बात किया जाए वंदे मातरम का, तो वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं अरविंद घोष। वंदे मातरम पत्रिका के संपादक हैं अरविंद घोष। ओरीविले आश्रम से संबंधित थे अरविंद घोष। अमृत बाजार पत्रिका जो 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत रातों रात अपने भाषा को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, अमृत बाजार पत्रिका, संबंधित है मोतीलाल घोष। ऑप्शन हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन हो जाएगा B। नेक्स्ट है किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। वो है 1929 का लाहौर अधिवेशन, जो प्रथम अधिवेशन जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा 1937 में और 1936 में, 36 और 37 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। 1936 का लखनऊ अधिवेशन एवं 1937 का फैजपुर अधिवेशन जो महाराष्ट्र में था। 1937 का फैजपुर अधिवेशन और 1929 का लाहौर अधिवेशन। इसमें अगर बात किया जाए 1929 में, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वराज की संकल्पना दी गई थी। वही अगर बात किया जाए 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई गई थी। ऑप्शन हो जाएगा C, समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया गया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लखनऊ अधिवेशन 1936 में, तथा 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन भी हुआ था। 1936 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन होता है। अगर बात किया जाए 1937 का फैजपुर अधिवेशन का, तो यह महाराष्ट्र के एक गांव में हुआ था। एकमात्र अधिवेशन जो गांव में होता है वो है 1937 का फैजपुर अधिवेशन। यह भी जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आर्किड एवं बोमलियाड जैसी परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन में उगते हैं, तो मेनली वर्षा जल में उगते हैं। ऑप्शन हो जाएगा B, वर्षा जल में। भूमध्य सागरीय वन में अगर बात किया जाए, तो भूमध्य सागरीय में मेनली रूप से सिट्रस फ्रूट का उत्पादन होता है। सिट्रस फ्रूट का उत्पादन यानी कि खट्टे फलों का और रसदार फलों का उत्पादन जो होता है वो होता है भूमध्य सागरीय वन में। नेक्स्ट है शीत ऋतु में गोदावरी कृष्णा कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस सागर या महासागर से उत्पन्न होते हैं, तो यह होता है अंडमान सागर से। ऑप्शन हो जाएगा A, अंडमान सागर से। नेक्स्ट है बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात की गई है। अगर बात किया जाए व्यक्तिगत सत्याग्रह का, तो 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जिसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही में विनोबा भावे प्रथम व्यक्ति थे, द्वितीय व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू और तृतीय व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त। यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ब्रह्मदत्त
जो थे ब्रह्मदत्त के बारे में पूछा गया था। तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो वो थे ब्रह्मदत्त। अगर बात किया जाए वही बिहार में, तो बिहार के कंटेक्स्ट में अगर पूछा जाएगा तो पहला सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। पहला सत्याग्रही होते हैं श्री कृष्ण सिंह। वही अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही होते हैं। दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था अनुग्रह नारायण सिंह से, अनुग्रह नारायण सिंह को ख्याति मिलनी भारत के किस अधिवेशन में या किस क्षेत्र में सबसे अधिक ख्याति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेज द्वारा बिहार में किस स्थान पर 1620 में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। 1620 में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पटना के आलमगंज में। ऑप्शन हो जाएगा बी, पटना के आलमगंज में। किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 जीता है। एशिया कप 2023 जीता है भारत ने। ऑप्शन हो जाएगा सी। ग्रैंड स्लैम विंबलडन महिला एकल खिताब 2023 किसने जीता है। महिला एकल खिताब 2023 मार्केटा वेंड्रोसोवा के द्वारा जीता गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए, मार्केटा वेंड्रोसोवा। 2023 का भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है 2023-24 दोनों को। नेक्स्ट है प्रमुख विद्रोह और नेतृत्वकर्ता। भील विद्रोह का बात किया जाए तो भील विद्रोह नेतृत्वकर्ता हैं सेवाराम। फरियाजी आंदोलन बंगाल में प्रारंभ हुआ था। रंपा विद्रोह सीताराम राजू संबंधित है। पाइका विद्रोह सिद्धू कान्हू नहीं बल्कि पाइका विद्रोह से संबंधित है जगबंधु। ठीक है, जगबंधु संबंधित है पाइका विद्रोह से। सिद्धू कान्हू चांद भैरव जो थे वो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। झारखंड के संथाल जनजातियों के द्वारा संथाल विद्रोह किया गया था, जिसके प्रमुख नेता थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है वायु पुराण में भद्रसार किस शासक को कहा गया है। वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है बिंदुसार को। भद्रसार या वारिसार के नाम से जाना गया है बिंदुसार को। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति इनमें से कौन होगा, तो ये हो जाएगा प्लाया। प्लाया का निर्माण पवन द्वारा होता है। अगर बात किया जाए प्लाया, छप्रशिला, इंसेलबर्ग, ज्यूगेन, डाइकांटर, थाइडेड, वातरंध, वाल्सन झील, लोयस मैदान, यह सभी पवन के द्वारा निर्मित आकृति है। प्लाया, छत्रपशिला, इंसेलबर्ग, ज्यूगेन, डाइकांटर, वातरंध, बाल्सन झील, लोयस मैदान, यह सभी ये सभी पवन द्वारा निर्मित आकृति है। अगर बात किया जाए रिया तट का, तो रिया तट का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। रिया तट का निर्माण हिमनद द्वारा होता है। वही अगर बात किया जाए नुनाटक का, तो नुनाटक का निर्माण मेनली रूप से नुनाटक जो होता है वो होता है हिमनद द्वारा। नुनाटक भी हिमनद द्वारा होता है। यहाँ पूछा गया था पवन द्वारा, तो ये हो जाएगा प्लाया। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा सुमेलित नहीं है। भद्रा अभ्यारण्य, भद्रा अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। डाम्फा, यहाँ उम्फा नहीं है, डाम्फा है। और डाम्फा अरुणाचल नहीं बल्कि डाम्फा अभ्यारण्य जो है वो है मिजोरम में। डाम्फा, ब्लू माउंटेन और मुरलेन ये सभी मिजोरम में है। मिजोरम में ऑप्शन हो जाएगा बी। डाम्फा अभ्यारण्य मिजोरम में है। डाम्फा के अलावा याद रखना है मुरलेन और ब्लू माउंटेन ये सभी मिजोरम में स्थित है। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है। भगवान महावीर गोवा में है। अगर बात किया जाए नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से याद रखना है इटांकी। इटांकी नेशनल पार्क वो नागालैंड में स्थित है, नागालैंड में। अगर वही बात किया जाता मेघालय में, तो मेघालय में दो याद रखना है बालपक्रम और नोकरेक। बालपक्रम और नोकरेक मेघालय में स्थित है। मणिपुर में अगर बात किया जाए तो केबुल लैमजाओ और सिरोही। मणिपुर में केबुल लैमजाओ और सिरोही है मेघालय में, मणिपुर में। वही अगर बात किया जाए अरुणाचल प्रदेश में, तो मौलिंग और नामदफा है अरुणाचल प्रदेश में। असम का बात किया जाए तो डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरंग है। ठीक है, असम में याद रखना है डिब्रू सखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरंग ये सभी असम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। किस समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू के किस समिति के अध्यक्ष थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। पूछा गया था जवाहरलाल नेहरू किसके किसके हैं, तो संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति। ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3, केवल 1 और 3। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत की संचित निधि से
निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है? अगर संचित निधि का बात किया गया है तो भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 266 के अंतर्गत है। 266 में संचित निधि का वर्णन है और संचित निधि से धन निकालने के लिए भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। ऑप्शन हो जाएगा बी। संचित निधि से धन निकालने का अनुमोदन करता है भारत की संसद। वही अगर बात किया जाए आकस्मिक निधि, जिसका वर्णन अनुच्छेद 267 में है और यह सिर्फ राष्ट्रपति के द्वारा निकाला जा सकता है। सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से आकस्मिक निधि से धन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के काल में पिंडारियों का दमन किया गया? पिंडारी का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हुआ। ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। लॉर्ड हेस्टिंग्स का अगर काल देखा जाए तो 1813 से 23 होता है लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय। इसी के समय प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में होता है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के बीच होता है तथा इसी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय ही मराठा सेना का समाप्ति किया जाता है। मराठा का पूर्ण रूप से समाप्ति तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के फलस्वरूप होता है तथा लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही 1813 का चार्टर एक्ट आता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय 1822 में काश्तकारी अधिनियम भी आता है। तो ये सभी याद रखना है। लॉर्ड हेस्टिंग्स से 1822 का काश्तकारी अधिनियम, 1813 का चार्टर एक्ट, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध और पिंडारियों का दमन। अगर वही बात किया जाता है अगर लॉर्ड हार्डिंग का, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो है वो है 1910 से 16। 1910 से 16, 1910 से 16 में प्रमुख घटना का अगर बात किया जाए तो बंगाल विभाजन का रद्द किया जाना, भारत में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाना, दिल्ली में दिल्ली षड्यंत्र केस होना, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना, यह सभी लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। ठीक है, 23 दिसंबर 1911 याद रखना है। 23 दिसंबर 1911, 23 दिसंबर 1911 में को लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1911 को। अगर बात किया जाए लॉर्ड एलनबरो का, तो लॉर्ड एलनबरो के समय आंग्ल अफगान युद्ध होता है, की समाप्ति होता है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति लॉर्ड एलनबरो के समय 1842 में होता है तथा सिंध का विलय चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में लॉर्ड एलनबरो के समय ही होता है। दास प्रथा की समाप्ति और रविवार की छुट्टी लॉर्ड एलनबरो के समय में ही होता है। अगर बात किया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिक का, तो इसके द्वारा सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय की सहायता से, ठगी प्रथा का अंत कैप्टन सलीमन की सहायता से, मैकाले का मिंट भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही आता है 1835 में, जिसके द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी जाती है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर को और 1834 में कुर्ग को मिलाया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1831 और 34 में याद रखना है। 31 में मैसूर को, 34 में कुर्ग को मिला लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पूछा गया था पिंडारियों का दमन, पिंडारियों के दमन से संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बात किया गया है 1912 का अधिवेशन का, तो यह अध्यक्षता किया जाता है आर एन मधोलकर का। बिहार में 3 अधिवेशन होता है, वो है 1912 और 1922 का गया अधिवेशन और 1940 का रामगढ़ अधिवेशन। 1912 में बांकीपुर में अध्यक्षता करते हैं आर एन मधोलकर। वही अगर बात किया जाए 1922 का गया अधिवेशन का, जिसका अध्यक्षता करते हैं CR दास, चित्तरंजन दास के द्वारा, और 1940 में रामगढ़ में अधिवेशन की अध्यक्षता होती है, जिसकी अध्यक्षता 1940 में अगर बात किया जाए तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है। नेक्स्ट है किस नियामक संगठन ने कॉरपोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना किया है? तो यह किया गया है सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा ऑप्शन हो जाएगा ए। सेबी का स्थापना का अगर बात किया जाए तो 1988 में स्थापित होता है, 1992 में इसे सेंचुरी एक्ट प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार किसे चुना है? बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है सुधा मूर्ति को। ऑप्शन हो जाएगा बी, सुधा मूर्ति को बाल साहित्य पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। ये है हमारा नया बैच जो अभी रनिंग है, वो चल रहा है। जैसे बिहार SSC के लिए डेली 6:30 AM में, SSC के लिए CGL CHSL के लिए 6:30 AM में, वही अगर टीचर लिए 9:30 AM से चल रहा है तथा ALP टेक्नीशियन का 9:30 AM से बैच भी चल रहा है। तो आप ऑफलाइन भी जाकर जुड़ सकते हैं। BSPHL इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो आया है उसके लिए भी शाम में चल रहा है। जो न्यू बैच है वो अभी जल्द ही लॉन्च होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं 43 क्वेश्चन नंबर। बात किया गया है कंपनी का और सहायक देश का। बाल्को का स्थापना
यूएसएसआर के सहयोग से किया गया था। बाल को सोवियत संघ के सहयोग से इंडाल्को का बात किया जाए तो यह कनाडा के सहयोग से, और हिंडाल्को का बात किया जाए तो यह यूएसए के सहयोग से, और नाल्को फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया। बाल को सोवियत रूस के द्वारा, इंडाल्को कनाडा के द्वारा, हिंडाल्को अमेरिका के द्वारा और नाल्को फ्रांस के द्वारा। अगर बात किया जाए बाल्को का तो यह छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है बाल्को। हिंडाल्को का अगर बात किया जाए इंडाल्को का तो इंडाल्को है उड़ीसा के हीराकूट में। उड़ीसा के हीराकूट में इंडाल्को है, वही उड़ीसा के कोरापुट में नाल्को है। अगर बात किया जाए हिंडाल्को का तो यह यूपी के रेणुकूट में है। यूपी के रेणुकूट में हिंडाल्को है। इंडाल्को का बात किया जाए तो इंडाल्को है उड़ीसा का हीराकूट में है इंडाल्को। नाल्को जो है वो है कोरापुट में है नाल्को। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है घुमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? घुमकरिया यह उराव जनजाति से संबंधित है, सामाजिक संस्था है उराव का। घुमकरिया उराव जनजाति का सामाजिक संस्था है, ऑप्शन हो जाएगा सी। उराव जनजाति का अगर बात किया जाए, उराव जनजाति से एक आंदोलन याद रखना है, ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन जो जतरा भगत के नेतृत्व में हुआ था, उराव जनजाति से ही संबंधित था, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है स्वर्ण कमल पुरस्कार जो दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? फ्री थ्रो दिया जाता है बास्केटबॉल में, ऑप्शन हो जाएगा सी। फ्री थ्रो बास्केटबॉल में दिया जाता है। नेक्स्ट है विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, वही 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। और याद रखना है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 2 फरवरी को अगर बात किया जाए तो वेटलैंड्स डे यानी कि आर्द्रभूमि दिवस, और पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, पर्यावरण संरक्षण दिवस। याद रखना है ये सभी प्राकृतिक से संबंधित हैं। ठीक है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को, ऑप्शन हो जाएगा डी। कौन सा सुमेलित नहीं है? समता स्थल का बात किया जाए तो समता स्थल जगजीवन राम से संबंधित है। कर्मभूमि से संबंधित है शंकर दयाल शर्मा। महाप्रयाण घाट का बात किया जाए तो महाप्रयाण घाट से संबंधित है राजेंद्र प्रसाद का संबंध महाप्रयाण घाट से है, ऑप्शन हो जाएगा सी, यह सुमेलित नहीं है। एकता स्थल का बात किया जाए तो एकता स्थल से संबंधित है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन हो जाएगा सी। महाप्रयाण घाट गुलजारी लाल नंदा से नहीं बल्कि राजेंद्र प्रसाद से है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नीति आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआमी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबी किस राज्य में कम हुई है? तो सबसे ज़्यादा गरीबी यूपी से कम हुआ है। प्रथम नंबर पे है यूपी, वही दूसरा नंबर है अपना बिहार का। सबसे अधिक गरीबी जो कम हुआ है वो है यूपी से, और दूसरा नंबर है बिहार का। कैरेंट से है और कैरेंट बिहार से संबंधित ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 51 और ये हमारा साइंस से क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन पूछा गया है किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? ऊर्जा की इकाई के समान इनमें से किसका इकाई होगा? तो वो होगा कार्य का। कार्य और ऊर्जा का इकाई का बात किया जाए तो वो होता है जूल। कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ठीक है, न्यूटन मीटर यानी कि W इक्वल टू होता है वर्क इक्वल टू होता है FS, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू होता है जूल। यह कार्य और ऊर्जा का दोनों का मात्रक है। अगर वही बात किया जाए व्यवहारिक मात्रक तो कैलोरी होता है, कैलोरीज व्यवहारिक मात्रक है। 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 4.2 जूल 1 कैलोरी के बराबर होता है। वही अगर बात किया जाए 1 जूल इक्वल टू तो 1 जूल इक्वल टू होता है 0.24 कैलोरीज। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरीज। ठीक है, तो कार्य और ऊर्जा का जो यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा जूल, अर्थात दोनों का एक ही है। बात किया जाए अगर शक्ति का तो शक्ति का यूनिट होता है वाट। अगर बात किया जाए डेंसिटी का, घनत्व का यानी कि डेंसिटी, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। अगर बल का बात किया जाए तो ये होता है F इंटू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट है किसको मापने के लिए स्टेगोमीटर का यूज किया जाता है? स्टेगोमीटर का उपयोग होता है किसे नापने के लिए? तो यह है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन हो जाएगा बी। पृष्ठ तनाव को नापने के लिए स्टेगोमीटर का यूज किया जाता है। अगर बात किया जाए पृष्ठ तनाव का तो इसका यूनिट होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी कि न्यूटन पर मीटर, या इसका बात किया जाए पृष्ठ तनाव का अन्य यूनिट तो है जूल पर मीटर स्क्वायर।
जूल पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर पृष्ठ तनाव का यूनिट होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है पदार्थ का वह छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है? यह कहलाता है अणु। ऑप्शन हो जाएगा डी, अणु। पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व होता है कहलाता है अणु। नेक्स्ट है कौन सा उदारोपातन कर सकता है? उदारोपातन यानी कि सब्लिमेशन यानी कि सॉलिड से बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस में चेंज हो जाना उदारोपातन कहलाता है। सॉलिड टू गैस कहलाता है उदारोपातन। इसमें बतलाना है उदारोपातन किसका एग्जाम्पल है, तो अमोनियम क्लोराइड का। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अमोनियम क्लोराइड हो, नेफ्थलीन हो, कपूर हो, ये सभी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल हैं। अगर बात किया जाता है गैस से सॉलिड में चेंज होना, ये कहलाता है डिपोजिशन। गैस से सॉलिड में चेंज हो जाना डिपोजिशन कहलाता है। सॉलिड से गैस में चेंज होना ये कहलाता है सब्लिमेशन। अमोनिया क्लोराइड हो, नेफ्थलीन हो, कपूर हो, ये सभी सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है कोशिका को वह बाह्यतम आवरण जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन हो जाएगा ए। प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है तथा यह चयनात्मक परागम्यता शो करता है। प्लाज्मा झिल्ली चयनात्मक परागम्यता बतलाता है तथा यह फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर है 56। किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित होता है? कौन से ऊतक में कोशिकाएं जो होंगे वो जीवित होंगे, लंबे होंगे और कोनों पर अनियमित होंगे? तो यह जो होंगे वो होंगे कोलेनकाइमा में। ऑप्शन हो जाएगा डी, कोलेनकाइमा में। कोलेनकाइमा का बात किया जाए तो यह यांत्रिक सहायता देता है, पौधे में लचीलापन प्रदान करता है कोलेनकाइमा। ऑप्शन हो जाएगा डी। स्क्लेरेनकाइमा का बात किया जाए तो मजबूती और कठोरता प्रदान करता है स्क्लेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा का बात किया जाए तो गैसीय विनिमय का कार्य करता है पेरेनकाइमा और प्रोटीन एवं वसा का संचय भी करता है पेरेनकाइमा। यहाँ पूछा गया था कौन सी कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित होता है, तो यह है कोलेनकाइमा। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक का निर्माण करना है तो डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डीएनए कॉपी का निर्माण करना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। गुरुत्व बल किसके बीच? गुरुत्व बल के बीच आकर्षण बल द्वारा प्रभाषित होता है। यानी कि गुरुत्व बल किसे कहते हैं? यानी कि F जो होता है Gm1m2 बट्टा r² होता है। यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल होता है। गुरुत्व बल दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल। F इक्वल टू होगा Gm1 m2, दो मास है और यूनिट डिस्टेंस r पे रखा हो तो F होगा Gm1 m2 बटा r²। ये G होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, अगर दो आवेश का बात किया जाता तो ये होता है कूलॉम्स लॉ। F इक्वल टू होता है K Q1 Q2 बटा r²। यह बतलाता है कूलॉम्स लॉ के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो नंबर होगा परमाणु क्रमांक के बराबर। परमाणु क्रमांक और जो होगा बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, अगर बात किया जाता मास नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर के बराबर होता है। वही प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होगी। ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अगर प्रोटॉन में न्यूट्रॉन की संख्या भी ऐड कर दिया जाए तो वो हो जाता है हमारा परमाणु भार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है। बॉयल्स लॉ P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। P डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V एट T इक्वल टू कांस्टेंट, यह बतलाता है बॉयल्स लॉ। अगर बात किया जाए जूल्स का लॉ का तो जेम्स जूल के द्वारा दिया गया था H होगा बराबर I² R इंटू टी के। H I² RT के बराबर होगा। यह विद्युत का ऊष्मीय नियम से संबंधित है। H जो हीट प्रोड्यूस होगा I² RT के बराबर होगा। यह है जूल का नियम, अर्थात यह गैस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा बी। एवोगाड्रो का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, ये सभी गैसों से संबंधित है। अगर बात किया जाए चार्ल्स नियम लॉ का तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं पाचन के बाद प्रोटीन किस में चेंज होगा। प्रोटीन
जो होता है वो होगा अमीनो अम्ल में परिवर्तित, ऑप्शन हो जाएगा बी। पाचन के बाद प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। किस वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों अथवा त्वचा के द्वारा होता है? वैसा प्राणी कौन सा है जिसमें श्वसन जो होगा गलफड़ों के माध्यम से भी, फेफड़ों के से और त्वचा से भी होगा? तो यह होता है उभयचर में, यानी कि एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस के अंतर्गत अगर देखें तो यह है फ्रॉग। फ्रॉग का बात किया जाए तो मेढक। मेढक में टेडपोल अवस्था में, शिशु अवस्था में गिल्स के द्वारा यानी कि गलफड़ों के द्वारा श्वसन होता है। वही विकसित अवस्था में फेफड़ों के द्वारा, और जब हाइबरनेट होता है यानी कि हाइबरनेशन के समय मेढक में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। यानी कि उभयचर प्राणी में गलफड़ा, फेफड़ा और त्वचा तीनों के द्वारा श्वसन होगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पाचन तंत्र के चरणों को निम्नलिखित में कौन सा अनुक्रम सही है? पाचन तंत्र तो प्रथम होगा इंजेशन अंतःग्रहण, उसके बाद पाचन, उसके बाद अवशोषण और बाद में उत्सर्जन। प्रथम अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण और उत्सर्जन, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है? द्रवों में घर्षण फ्रिक्शन इन लिक्विड, लिक्विड में फ्रिक्शन कहलाता है संयंता यानी कि विस्कोसिटी। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी संयंता उतनी अधिक होगी। जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा होगा उसकी संयंता उतनी ही अधिक होगी। अगर बात किया जाए तेल का, यानी कि अगर ग्रीस और वाटर का बात किया जाए तो ग्रीस सबसे ज़्यादा, ग्रीस वाटर के कंपेरिजन में ज़्यादा विस्कस है। ठीक है, संयंता कोई भी द्रव कितना आसानी से फैल पाता है यह बतलाता है संयंता। ठीक है, तो द्रव में घर्षण को कहा जाता है संयंता। अगर बात किया जाए प्रत्यास्था, तो प्रत्यास्था को इस प्रकार से डिफाइन किया जाए, अगर कोई विरूपक बल लगाया जाए, विरूपक बल यानी कि डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो अपने स्टेज में कितना जल्दी आ पाता है यह बतलाता है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी यह बतलाता है अगर कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाए तो लगाने के कितना जल्दी बाद वो अपना मूल अवस्था में आ जाए, यह बतलाता है प्रत्यास्था। विकृति का बात किया जाए, अगर किसी भी वस्तु पे हम लेंथ के डेल्टा एल चेंज करते हैं और उसके ओरिजिनल लेंथ में से डिवाइड देते हैं तो वो कहलाता है विकृति, यानी कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये कहलाता है स्ट्रेन। कठोरता यानी कि हार्डनेस बतलाता है कठोरता को। तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव में घर्षण संयंता, ऑप्शन हो जाएगा बी। जैसे ही तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है? तो ये बढ़ता है। तरल पदार्थ का मुक्त सतह की गहराई बढ़ने से जो प्रेशर होगा वो बढ़ेगा। इसके कारण ही पुल के नीचे वाला भाग जो होता है, अर्थात जो बेस बनाया जाता है वो अधिक चौड़ा बनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। तरल पदार्थ के मुक्त सतह से गहराई बढ़ने पर डाला गया दबाव का वैल्यू बढ़ जाता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सुमेलित करें। बोरेक्स का बात किया गया है तो बोरेक्स कहलाता है Na2B4O7, Na2B4O7 बोरेक्स। वही बात किया जाए अगर ग्लोबल साल्ट का तो Na2SO4 10H2O, यह कहलाता है ग्लोबल साल्ट। इप्सम साल्ट का बात किया जाए तो मैग्नीशियम सल्फेट को कहा जाता है इप्सम साल्ट। जिप्सम का बात किया जाए तो CaSO4 2H2O, ये कहलाता है जिप्सम। CaSO4 × 2H2O जिप्सम कहलाता है, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 1, ऑप्शन हो जाएगा ए। बोरेक्स Na2B4O7, ग्लोबल साल्ट Na2SO4, इप्सम साल्ट MgSO4, जिप्सम CaSO4 2H2O। नेक्स्ट देखते हैं किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ आयनन विभव पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आयनन विभव में भी वृद्धि होगी। आयनन विभव में वृद्धि होगी, विद्युत ऋणात्मकता में वृद्धि होगी। अगर बात किया जाए बाएं से दाएं जाने पर अम्लीयता बढ़ता है, ये सभी ऑप्शन हो जाएगा बी, वृद्धि होता है। बाएं से दाएं जाने में परमाणु क्रमांक में वृद्धि, उसके साथ साथ आयनन विभव में भी वृद्धि होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के किस अंगों में कहाँ स्थित होता है? आंतरिक गति निर्धारक मनुष्य के शरीर में कहाँ स्थित होता है? तो यह स्थित होता है हृदय में। आंतरिक गति निर्धारक यानी कि पेसमेकर होता है हृदय में। ऐसे नोड संबंधित है पेसमेकर से, ऑप्शन हो जाएगा बी, हृदय में स्थित होता है। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लोवेनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? नीला, बैगनी या लाल फ्लोवेनाइड जो वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, किसके कारण होता है? तो यह है एंथ्रोसाइनिन के कारण। एंथ्रोसाइनिन के कारण ही नीला, बैगनी या लाल फ्लोवेनाइड होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। क्लोरोफिल के कारण हरा होता है केराटिन, पीला रंग प्रदान करता है गाजर को।
नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें अंडाशय बिना निषेचन के फल का निर्माण करता है वह कहलाता है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन ऑप्शन हो जाएगा ए। अंडाशय बिना निषेचन के फल का निर्माण करता है कहलाता है अनिषेक फलन। गन्ने के रस को किण्वन द्वारा बनाया जाता है, इसमें पाया जाता है कौन सा, तो एसिटिक अम्ल। गन्ने के रस में को किण्वन के द्वारा यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा बनाया जाता है, इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का बात किया जाए तो चींटियों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट जो होता है उसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल चींटियों के काटने पे चींटियों में होता है फॉर्मिक एसिड। लैक्टिक पाया जाता है दूध, खट्टे दूध में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड। एसिटिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, अंगूर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। गन्ना में किण्वन के द्वारा फर्मेंटेशन के प्रोसेस जो द्वारा बनेगा वो होगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट है परमाणु के कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नियंत्रित होता है किसके द्वारा। कक्षक को भरने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो वो है कक्षक में इलेक्ट्रॉन का भरना किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो वह ऑफ-बाउ रूल के द्वारा, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल के द्वारा कक्षक को भरा जाता है। हाइजेनबर्ग के द्वारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया था, अनिश्चितता का सिद्धांत। हुंड्स रूल के द्वारा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी दिया गया था। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था। ठीक है, ऑफ-बाउ प्रिंसिपल था जो कक्षक को भरने से संबंधित था। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का संबंध था इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता से, यानी कि कक्षक में इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होंगे यह बतलाया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के द्वारा। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था और पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल था, यानी कि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत था। यहाँ पे कक्षक को भरने का बात किया गया था तो हो जाएगा ऑफ-बाउ सिद्धांत, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, तो यह चेंज नहीं होगा। परिनालिका में एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू नहीं बढ़ेगा या नहीं कमेगा, समान रहता है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है किस परिघटना के कारण इंद्रधनुष दिखाई देता है, बात किया गया है इंद्रधनुष का, तो इंद्रधनुष अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण का सम्मिलित रूप होता है। इंद्रधनुष अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परिक्षेपण का सामूहिक रूप होता है। यहाँ पे बोला गया है इंद्रधनुष दिखाई देता है किसके कारण, तो यह है प्रकाश के परिक्षेपण के कारण, यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट के कारण। डिस्पर्सन ऑफ लाइट बात किया जाए अगर डिस्पर्सन का, तो 7 रंगों में टूटना ही 7 रंगों में श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन होना परिक्षेपण कहलाता है। 7 रंगों में श्वेत प्रकाश के द्वारा 7 रंगों में विभाजित होना ही प्रकाश का परिक्षेपण कहलाता है, डिस्पर्सन कहलाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है एक वयस्क मानव में कितने कैनाइन दांत होते हैं, बात पूछा गया है कैनाइन दांतों की संख्या। यह दांत के प्रकार हैं। दांत मनुष्य का बात किया जाए तो मनुष्य एक प्रकार का हेट्रोडेंट प्राणी है, यानी कि दांत में विषम दंती है, अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं और वो दांत हैं इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। बात किया गया है कैनाइन का, तो कैनाइन दांतों की संख्या होती है 4। कैनाइन दांतों की संख्या होती है 4, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगर बात किया जाए दंत सूत्र का, तो 2, 1, 2, 3 एडल्ट फार्मूला का टूथ का एडल्ट जो होता है, एडल्ट टूथ होता है 2, 1, 2, 3 है डेंटल फार्मूला, यानी कि कैनाइन जो होगा वो हो जाएगा 4, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जीएस का 75 क्वेश्चन को देखा। आपका जो मैथ्स और रीजनिंग है वो आपको क्लास में ही डिस्कशन करवा दिया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे पॉज। आपको वीडियो देखने के लिए पूर्ण रूप से धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो हमारा आज जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ था उसका सेट है, इसके अलावा अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए वन डे जो जीएस का सेट होता है वो करवाया जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लें, बेल आइकन को दबा दें और अपडेट प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।